research. As here I mentioned, exploratory research. पहला प्रकार है रिसर्च का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी नाम से ही हमें समझ में आ रहा है एक्सप्लेनेशन, ऐसी रिसर्च जो एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड हो। अब ये सवाल उठता है किस प्रकार की एक्सप्लेनेशन। किसी भी रिसर्च में बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। सो धीरे धीरे एक एक करके एक एक लिमिटेशंस को एलिमिनेट करते जाना। एलिमिनेट मतलब उसको बाहर करते जाना, है ना। तो इसके पहले क्या जरूरी है कि बीइंग अ रिसर्चर, रिसर्च स्कॉलर, हमें उन सारे ही जो वेरिएबल्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो पता होना चाहिए, है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी एक कंपनी में जो कंपनी की सेल है, बिक्री है, वो लगातार कम होती जा रही है। तो एट ए ग्लांस एक बार में एक जिस उड़ती नजर से हम क्या क्या देखेंगे कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो हो सकता है कि इनसफिशिएंट सर्विस हो, हमने कस्टमर्स को, कंपनी ने कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को प्रॉपर सर्विसेज नहीं दी है, इसलिए सेल कम हो सकती है। इम्प्रॉपर प्राइस, अब ये इम्प्रॉपर प्राइस का मतलब है कि जो कॉम्पिटिटर्स प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, है ना। और इतनी ज्यादा सेल्स हो गई, है ना, इतनी प्रोडक्ट डिमांड ज्यादा हो गई कि हम उसको मैनेज नहीं कर पाए। कंपनी के जो एम्प्लॉयज थे, सेल्स पर्सन, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए, ये रीजन हो सकता है। इनइफेक्टिव प्रमोशन, प्रमोशन से मतलब है कि अपने कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को हाईलाइट करना। हाईलाइट करना क्यों? कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को अट्रैक्ट करने के लिए। तो हो सकता है प्रॉपर प्रमोशन ना हुई हो। अब प्रमोशन नहीं हुई तो कंज्यूमर को, उपभोक्ता को जानकारी ही नहीं है कि किस प्रकार के हम और भी नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। या फिर क्वालिटी और प्राइस में जो रिलेशन है वो इम्प्रॉपर है, मतलब जो प्रोडक्ट प्राइस है वो बहुत ज्यादा है और कस्टमर क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है। तो देखिए कितने सारे रीजंस हमारे सामने आए जो एक किसी भी कंपनी के बिक्री से रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है ना, सेल्स से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब एक थ्योरेटिकल एक एग्जामिनेशन की जरूरत है, एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जरूरत है, जहाँ पे इन सारे सवालों के आंसर जानने के लिए हम रिसर्च कर सकते हैं कि इन सारे फैक्टर्स में से मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे बड़ा फैक्टर क्या था। हो सकता है प्रोडक्ट क्वालिटी एक्सेप्टेबल ना हो सकता है प्राइस बहुत ज्यादा हो। तो इन सारे ही फैक्टर्स से मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर्स को जानना। तो देखिए उद्देश्य कहाँ से आया? प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में जो रिसर्च है वो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो गया, राइट। कि ये प्रॉब्लम है कि बिक्री जो है वो लगातार कम होती जा रही है। तो सबसे पहले ये जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे वही कहलाएगा आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को एक्सप्लोर करना, ढूंढना, है ना, जिसको हम एक सामान्य भाषा में विस्तारित रूप से बोल सकते हैं कि हर एक फैक्टर को बहुत पेशेंस के साथ, बहुत ही धीरज से उससे जुड़े हुए हर एक छोटे छोटे फैक्टर्स के बारे में स्टडी करना। तो ऐसे रिसर्च कहलाते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स होंगे या इसमें जो हम रिसर्च करते हैं उसमें टूल्स क्या यूज करते हैं? रिसर्च टूल। अभी यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक या सांख्यिकी की बात नहीं कर रहे, रिसर्च टूल्स क्या यूज करते हैं। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में जो रिसर्च टूल यूज होता है वो है सर्वे, एक्सपर्ट सर्वे। मतलब हम एक्सपर्ट से सलाह ले सकते हैं। अब प्रीवियस एग्जाम्पल के रेफरेंस में ही एक्सपर्ट्स कौन होंगे? जो मार्केट एनालिसिस करते हैं। मार्केट एनालिसिस मतलब बाजार के विशेषज्ञ, मार्केट मतलब बाजार, किताबी भाषा में। तो बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम सलाह ले सकते हैं।
है ना। जैसे कोई भी मूवी रिलीज होती है तो समीक्षक रहते हैं ना, समीक्षा करते हैं कि मूवी कैसी चली, स्टोरी क्या है, इस पर्टिकुलर मूवी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, डायरेक्शन कैसा है, मूवी से रिलेटेड सारे पहलुओं पे चर्चा होती है। वैसे ही इस प्रीवियस एग्जाम्पल में जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सर्वे करके पूछ सकते हैं। फोकस ग्रुप, कुछ बिंदुओं को जिनको हमने एज ए कारण अभी काउंट किया, लाइक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, तो ऐसे हम क्लोज ग्रुप से, फोकस ग्रुप के जो इंचार्ज है उनसे बात कर सकते हैं, जैसे मार्केटिंग मैनेजर हुए, है ना, कि उनसे हम कारण ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ही जो फ्रंट लाइन के एम्प्लॉय हैं वही डायरेक्ट उपभोक्ताओं से जुड़े हुए होते हैं, डील करते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। तो इसी को फोकस ग्रुप कहा जाता है, उनसे पूछ सकते हैं। केस स्टडीज के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि सेम प्रॉब्लम क्या किसी और कंपनी को पहले कभी हुई है ना, तो उससे रिलेटेड केसेस को पढ़ के हम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड मतलब बीइंग एक्सपर्ट, ये ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? रिसर्चर, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो उसमें जो हेड होंगे, जो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड रिसर्चर्स होंगे, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू इन सारे कारणों में से जो मोस्ट इफेक्टिव या मोस्ट रिस्पॉन्सिबल रीजन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार की जो रिसर्च है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहलाती है। दूसरा रिसर्च है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नाम से ही समझ में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शंस हैं जहाँ जहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन होता है ना। अब मेन पर्पस ही क्या है? डिफरेंट व्यू से रिसर्च स्टडी करना और ये फाइंड आउट करना कि कौन सा ऐसा रीजन है जो एट प्रेजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। फैक्ट क्या है जिसके कारण ये असर हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है। रिलेशनशिप का मतलब है, इसमें अंडर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च फैक्ट फाइंडिंग मोटिव होता है, जिसमें गुड इवनिंग। जित गुड इवनिंग, जितने भी प्रकार के वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उसमें एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने कहा कि सेल्स जो है वो कम हो गई है और इतने सारे वेरिएबल्स, प्राइस, क्वालिटी, सर्विस, या लैक इन प्रमोशन, मतलब प्रमोशन में हमने कुछ कमी की, कितने सारे वेरिएबल्स, फैक्टर्स दिए। तो इन फैक्टर्स का सेल से क्या रिलेशनशिप है, मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं कौन सा सेल से डायरेक्ट रिलेटेड है, कौन सा इनडायरेक्ट रिलेटेड है, इस प्रकार की जब स्टडी करते हैं तो उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहा जाता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बहुत जितने भी फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, है ना, जिसको अभी हमने डायरेक्टली कहा, उनकी स्टडी करते हैं, प्लस एक्सट्रॉनियस फैक्टर, ऐसे फैक्टर्स जो अनकंट्रोलेबल रहते हैं, जो अनअवॉइडेबल रहते हैं, अपना असर डालते ही हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं, जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसकी स्टडी भी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में की जाती है। तो इस प्रकार के रिसर्च को डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कुछ प्रिडिक्शंस करना। ये रिसर्च इसलिए की जाती है, रिलेशनशिप इसलिए फाइंड आउट की जाती है कि फ्यूचर से रिलेटेड, फ्यूचर मतलब आने वाले सालों में, आने वाले इयर्स में कुछ प्रिडिक्ट करे, प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करे, है ना। भविष्यवाणी मतलब क्या हो सकता है, क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। यहाँ पे घटनाओं से मतलब कंपनी में होने वाली उथल पुथल से है। जैसे सेल्स बढ़ सकती है, कंपनी के शेयर्स बढ़ सकते हैं, कंपनी के शेयर्स कम हो सकते हैं, है ना। मार्केट कैप्चर और ज्यादा हो सकता है। इसको सरल भाषा में बोले तो कंपनी में हमने आज की डेट में रिसर्च किया और ये पाया है कि इन फ्यूचर आने वाले 3 सालों में और ज्यादा ब्रांचेस हम खोल सकते हैं। तो ऐसी कुछ भविष्यवाणियां, ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के माध्यम से किए जाते हैं। इसमें ये भी एक रिसर्च बहुत पॉपुलर है कि टीवी प्रोग्राम्स जो है हाँ, टीवी में जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं उसमें मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम कौन सा है। ये क्यों, ये एक क्वेश्चन होना चाहिए था आप लोगों की तरफ से कि क्यों इसमें ऐसा रिसर्च करने की क्या जरूरत है। मोस्ट लाइकिंग प्रोग्राम या सीरियल या एपिसोड या प्रोग्राम को पता करके रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा। तो एक कॉमन से एक रिलेशनशिप देखिए, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब हम यूज करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है कि उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली, हम अवेयर कैसे हुए। एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, उपभोक्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें उसकी जानकारी कैसे मिली। डेफिनेटली हम टीवी देख रहे हैं तो हमने क्या देखा, विज्ञापन देखा। अब इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा, वो विज्ञापन कितने सेकंड का है, हार्डली 30 सेकेंड्स का, आधे मिनट से भी कम, आधा मिनट या उससे भी कम। लेकिन उसके लिए जो कंपनी इन्वेस्ट करती है, जो पे करती है, वो करोड़ में करती है ना। और ये एक स्ट्रेटेजी है, ये एक बहुत बड़ा हिस्सा उसके एक्सपेंसेस का है जो कि वो विज्ञापन में यूज करती है। तो किस उद्देश्य से हो रहा है, फ्यूचर में अपने प्रोडक्ट या सेवाओं को बढ़ाने के लिए। तभी आपने देखा होगा कि विज्ञापन में सेलिब्रिटीज को लिया जाता है ना, पॉपुलर नोन फेसेस को लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि हम उनके बात में, उनके विज्ञापन में आने से जल्दी कन्विंस हो जाते हैं, बिलीव करते हैं। और जहां उपभोक्ता ने बिलीव किया, वो नेक्स्ट टाइम जाके मार्केट से वही प्रोडक्ट, वही सर्विसेज यूज करते हैं। रिसर्च में हमेशा आप देखेंगे मोस्टली ये सारे एग्जाम्पल्स में कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए, ये सारे टाइप्स में कि मोस्टली जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो सोशल स्टडीज के ही मिलते हैं, है ना। जितनी भी रिसर्च की आप बुक देखें, यदि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ बुक लेते हैं मार्केट में, तो एक ही चैप्टर होगा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स, जिसमें होता है रिसर्च डिजाइन या रिसर्च जिसमें डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, वो होता है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अदरवाइज जो कल हमने रिसर्च प्रोसेस पढ़ी थी, वो पूरी प्रोसेस कॉमन फॉर ऑल सब्जेक्ट है, हर जगह यही एप्लीकेबल होता है। तो रिसर्च की प्रोसेस सेम होती है। तो इसलिए जो एग्जाम्पल्स है मोस्टली कन्वीनियंट या जो जिससे हम फैमिलियर हैं वैसे एग्जाम्पल्स ही आपको मिलते हैं। तो ये होगी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात, जिसमें हमने देखा कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप या फिर किसी भी प्रकार की रिलेशनशिप को के आधार पर जो रिसर्च किया जाता है उसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च बोलते हैं। और इसके बेस पे, इस रिसर्च के बेसिस पे फ्यूचर में हम चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च की। नाम ही देखिए, अप्लाइड, अप्लाई करना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना। तो ये वो रिसर्च है जिसमें देन एंड देयर सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है, अप्लाई करके किया जाता है। दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम ऑकर हुई, कोई प्रॉब्लम हमने देखी और उसके तुरंत सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए। दैट इज कॉल्ड अप्लाइड रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, कुछ अब इसमें जो तुरंत हम इम्प्लीमेंट या तुरंत जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, उसमें हम घटनाओं या दुर्घटनाओं की बात नहीं कर रहे हैं। घटना आ सकती है लेकिन दुर्घटना नहीं आ सकती कि किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो जो सॉल्यूशंस हमने देखे कि हाँ, लोगों को कैसे बचाना है, छोटे बच्चे हैं तो उनको उस जगह से कैसे निकालना है, या कहीं पे बहुत बाढ़ आ गई तो हमने लोगों को कैसे बचाया। ये दुर्घटनाएं इसमें शामिल नहीं होती हैं, है ना, क्योंकि वो तो इंसिडेंट है, तुरंत चीजें हो रही हैं, तुरंत वो दुर्घटनाएं हो रही हैं और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन इन दुर्घटनाओं के आधार पर यदि कुछ ऐसा फ्यूचर में इन दुर्घटनाओं के आधार पर सेम सिचुएशन में सेम मेथड अप्लाई की जा रही है, तो आप ये कह सकते हैं कि वो एक्सपीरियंस की बेस पे हुआ। जैसे हम न्यूज में देखते हैं
कि पानी के जो वो जो कनेक्शंस रहते हैं ना, जिसमें वो क्या बोलते हैं उसको, कि वो इंडिया की किसी भी सिटी की घटना हो सकती है, लेकिन उसको निकालने का जो तरीका है, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का तरीका है, उसको यदि एक्सपीरियंसेस के बेस पे, अनुभव के बेस पे यदि हम फॉलो कर रहे हैं, तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा। वो अनुभव के आधार पर एक घटना और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना कहलाएगा। तो अप्लाइड रिसर्च में दुर्घटनाओं के आधार पर कोई काम नहीं किया जाता है, वो एक अनुभव के आधार पर हमने वो काम किया। जैसे हम कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, ड्राइविंग नई नई सीख रहे हैं, राइट? उनको समझ में आया है कि नहीं, इतना जोर से ब्रेक नहीं लगाना, अदरवाइज गाड़ी स्किड करती, टू व्हीलर, राइट? नेक्स्ट टाइम हम क्या करें, बहुत स्लो चल रहे हैं, तो ये ओनली बिकॉज ऑफ अनुभव के कारण हुआ, एक्सपीरियंस के बेस पे हुआ कि हमने उस चीज को सुधार कर लिया। तो वो रिसर्च नहीं कहलाएगा, वो एक्सपीरियंस के बेस पे, अनुभव के आधार पर अपने कार्य को सुधारना कहलाएगा। लेकिन यहाँ अप्लाइड रिसर्च में यदि कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई है और उसको जो सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो रिसर्च कहलाते हैं। अब वो सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? वो सॉल्यूशंस होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक या मेथड्स के बेस पे, राइट? तो अप्लाइड रिसर्च और एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ इंसिडेंट को सॉल्व करना दोनों अलग है। यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च का मतलब है कोई एक प्रॉब्लम चली आ रही है, यहाँ पे वो प्रॉब्लम तुरंत सामने आई है या तुरंत जनरेट हुई है, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कंपनी उस प्रॉब्लम को, या जहाँ पे ये प्रॉब्लम है वो कई सालों से चली आ रही हो या लास्ट 6 मंथ से चली आ रही हो। ये 6 मंथ में, ये जो ड्यूरेशन मैंने बोला 6 मंथ या कई साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इन सालों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा रिसर्च करके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए गए, देन उसको फिर अप्लाई किया गया। इस प्रकार की रिसर्च अप्लाइड रिसर्च कहलाती है। ये दोनों में अंतर है, जो अभी दोनों एग्जांपल्स बताए। उसके बाद आता है प्योर फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च। नाम ही देखिए, प्योर फंडामेंटल रिसर्च है, बेसिक रिसर्च। ऐसी रिसर्च जो थ्योरिटिकल बेस्ड होती है, थ्योरी बेस्ड होती है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि जो लिटरेचर या लिटरेरी रिसर्च होता है ना? इंग्लिश में लिटरेरी मतलब लिटरेचर रिसर्च, जैसे हिंदी इंग्लिश, साहित्य के आधार पर, साहित्य बेस्ड जो रिसर्च होते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। और सोशल रिसर्च, जिसमें या साइंटिफिक रिसर्च भी होते हैं, साइंस बेस्ड सब्जेक्ट के भी रिसर्च होते हैं, जो किसी एक कॉमन प्रोसेस को, कॉमन रिसर्च प्रोसेस को फॉलो करके किए जाता है, दैट इज कॉल्ड बेसिक या फंडामेंटल रिसर्च। उसमें जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, प्रॉब्लम का होना जरूरी नहीं है। किसी प्रॉपर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए इस प्रकार के रिसर्च को किया जाता है, लेकिन जो रिसर्च प्रक्रिया है, रिसर्च प्रोसेस है, वो पूरी उसमें फॉलो की जाती है। तो ऐसे रिसर्च प्योर या फंडामेंटल रिसर्च और बेसिक रिसर्च कहलाते हैं। इंडिया में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इस प्रकार की रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करते रहते हैं। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल रिसर्च। कंसेप्चुअल मतलब जनरली ये फिलोसफिकल काइंड ऑफ रिसर्च होते हैं, जिसमें किसी एक फिलोसफी को, किसी एक दर्शन के आधार पर रिसर्च किया जाता है, एक कॉन्सेप्ट के आधार पर रिसर्च किया जाता है। जैसे किसी के कुछ विचार हो गए, किसी महान व्यक्ति के विचारों पे रिसर्च करना, वो कहलाएगा कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। जैसे अभी कल ही डिस्कस कर रहे थे एक सर कि उनको रामायण के ऊपर रिसर्च करनी है, तो वो क्या है, एक विचार है, उनके ऊपर रिसर्च करना, तो दैट इज कम्स अंडर कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। या किसी राइटर, साहित्यकार के विचारों के ऊपर रिसर्च करना, उनके लिखने के
प्रकार, किस प्रकार की उनकी लेखनी रही है। जैसे यदि मैं रिसर्च करूं महादेवी वर्मा की लेखनी के ऊपर, तो ये कॉन्सेप्चुअल रिसर्च आएगा कि किसी ने, कुछ महान व्यक्ति ने, फेमस व्यक्ति ने कुछ विचार दिए, कुछ थॉट दिए, अब उसके आधार पर रिसर्च किया जा रहा है। तो ऐसे रिसर्च को कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। कॉजल रिसर्च, कॉजल के लिए मैंने बताया था, कॉजल मतलब कॉज, क्या कॉजेज हैं, तो जहाँ पे हम कारण ढूंढते हैं, है ना, कि ये इंसिडेंट हो रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है। जैसे रिजल्ट खराब आया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कारण ढूंढते हैं कि हमने पढ़ाई तो की थी लेकिन रिजल्ट खराब क्यों आया, है ना। या फिर फार्मर के साथ होता है कि अरे मैंने बहुत अच्छे क्वालिटी के बीज यूज किए थे, बहुत अच्छे से सिंचाई की, है ना, बहुत अच्छे से केयर की प्लांट्स की, फिर फसल क्यों कम हुई, प्रोडक्शन कम क्यों हुआ। इस टाइप के जो रिसर्च है वो कॉजल रिसर्च में आते हैं, कि कॉज को, हम कारण को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जनरली किसी भी चीज की इफेक्टिवनेस को जब हम ढूंढते हैं कि ये कितना कारगर है, ये कितने काम लायक है ना, इफेक्टिवनेस को जब हम फाइंड आउट करते हैं, वैसे रिसर्च इस कैटेगरी में आते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉजल रिसर्च। फिर है हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च नाम से ही समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री या डेटा के आधार पर, जो डेटा अवेलेबल है उसके आधार पर रिसर्च किया जाता है। तो यहाँ पे हिस्ट्री मतलब उस इतिहास सब्जेक्ट से नहीं है, हिस्ट्री का यहाँ पे मतलब डेटा, सोर्सेज, इंसिडेंट और इंफॉर्मेशन से है, कि कितनी इंफॉर्मेशन, किस प्रकार की रिसर्च इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, किस प्रकार की रिसर्च डेटा अवेलेबल है, उनके आधार पर जब किसी रिसर्च को किया जाता है, जिसको हम आम भाषा में सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी रिसर्च एनालिसिस बोलते हैं, तो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च की कैटेगरी में रखा जाता है। इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है तो सबसे पहले वो क्या फाइंड आउट करती है, उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड को, है ना। यदि उसका एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड उस व्यक्ति का पाया गया तो उसको पहले ही क्या समझा जाता है कि उसकी टेंडेंसी ही यही है, चोरी करने की, है ना। और यदि वो बहुत क्लीन चिट है, कहीं किसी भी पुलिस स्टेशन में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, मतलब हो सकता है कि वो चोर ना हो, है ना, किसी ने फंसाया हो। देख रहे हैं कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। यदि इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरिकल डेटा है, जो सेकेंडरी डेटा है, जो एविडेंस है, उनका कितना बड़ा रोल रहता है। तो जब क्राइम ब्रांच है या सीबीआई ऑफिसर्स हैं, जब वो किसी इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वो कहलाता है हिस्टोरिकल रिसर्च, जो कि इंफॉर्मेशन या हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर रिसर्च कंडक्ट की जाती है। हिस्टोरिकल रिसर्च जो है उनमें कुछ कमी देखी गई है, क्या कि वो जो डेटा है वो रिलायबल कितने हैं उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी प्रीवियस एग्जांपल को ही हम ले कि किसी चोर को पुलिस ने पकड़ा, मान लीजिए उसका कोई एक रिकॉर्ड, पुराना एक रिकॉर्ड मिला कि हाँ जब वो छोटा था तो भी उस चोरी के जुर्म में उसको पकड़ा गया था। हो सकता है बचपने में उसके दोस्तों ने उसको फंसाया हो, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल रिसर्च की एक कमी है कि इसमें रिलायबल करना, भरोसा करना मुश्किल है। हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन है, क्या सेकेंडरी डेटा है, वो कितने परसेंट या कितने हद तक, किस लिमिट तक रिलायबल है। देन इसमें एक्यूरेसी को चेक नहीं किया जा सकता, क्यों, क्योंकि डेटा हमने कलेक्ट ही नहीं किया है, हिस्टोरिकल डेटा है ऑलरेडी, वो हमें डेटा रिकॉर्ड से मिले हैं। तो तो उसकी एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट मतलब पुराने जो रिसर्चर है या पुराने जो उस रिकॉर्ड को बनाने वाले लोग हैं, उन्होंने कितनी एक्यूरेसी के साथ ये रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ये हम कभी नहीं पता कर सकते। देन वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए सिमिलर एग्जांपल में यदि उसको
जो व्यक्ति को चोर को पकड़ा गया उसको पुराने रिकॉर्ड में उसने पेनल्टी उससे ली गई, है ना, कि पहले भी उसने बहुत नियम तोड़े हैं और पेनल्टी ले ली गई, कैश पेनल्टी लेके उसको छोड़ दिया गया। अब इसको वेरिफिकेशन या इसको क्रॉस चेक करना कि लास्ट टाइम उसकी गलती थी या नहीं, उसकी मिस्टेक थी या नहीं, ये बहुत मुश्किल है। तो कुछ इसकी शॉर्ट कमिंग्स या कमियां हैं इस प्रकार के रिसर्च की जो देखी जाती है, लेकिन किया जाता है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी किया जाता है जहाँ पे डेटा, प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना असंभव हो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें हिस्ट्री या सेकेंडरी डेटा पर ही 100% बिलीव करना पड़ता है और रिसर्च करना पड़ता है। ऐसे रिसर्च हिस्टोरिकल रिसर्च कहलाते हैं। देन है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। इसका जो मतलब है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जब दोनों ही प्रकार के वेरिएबल किसी रिसर्च प्रोसेस में इन्वॉल्व हो और उनके बीच के रिलेशनशिप को एग्जामिन किया जाए तो वो रिसर्च एक्स फैक्टो रिसर्च या एम्पिरिकल रिसर्च कहलाते हैं। कई जगह आपने एम्पिरिकल वर्ड देखा होगा और कई जगह एक्स पोस्ट फैक्टो वर्ड मिलता है। मैम रिपीट कीजिए प्लीज। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या एम्पिरिकल रिसर्च, EMPIRICAL, एम्पिरिकल रिसर्च, बोथ आर सेम। खास बात यह है कि इस रिसर्च में रिलेशनशिप फाइंड आउट की जाती है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों प्रकार के वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं। यही इसकी खास बात है। जनरली इसमें जो रिसर्च है उससे किस प्रकार के सॉल्यूशंस मिलते हैं कि रिपोर्ट में आंसर किस प्रकार का होता है कि कुछ घटना हुई या कुछ प्रॉब्लम ऑकर है तो क्यों हुई ना, ये क्यों, वाई के आंसर्स हमें इस प्रकार के रिसर्च से मिलते हैं। या ये जो इंसिडेंट हुआ, रिसर्च की जरूरत पड़ी, वो क्यों हुई, क्या, क्यों, ये वाले आंसर एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च या एम्पिरिकल रिसर्च के थ्रू सॉल्यूशंस इसके मिलते हैं। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च। नाम से ही मतलब है कि हम कुछ एक एक्शंस ले रहे हैं। अब एक्शन क्यों ले रहे हैं? एक्शन मतलब यहाँ डिसीजन से है ना। यदि हमारे घर में बच्चे बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, फाइनली हमें क्या करते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, है ना, जिससे उनकी जो बिहेवियर है वो रुक जाए, वो जो बहुत देर टीवी देख रहे हैं वो स्टॉप हो जाए, है ना। तो जब किसी इंसिडेंट को रोकने के लिए एक कोई बड़ा डिसीजन, हार्श वर्ड तो यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, एक एक्शन लिया जाता है जिसका असर बहुत गहराई से होता है, इस प्रकार के रिसर्च को एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो ये कब लिया जाता है? जब ऐसी कोई समस्या आई हो जहाँ पे एक बहुत बड़े डिसीजन को लेने की आवश्यकता है। कल हम डिस्कस कर रहे थे रिसर्च टॉपिक में कि जो बिग बाजार है फ्यूचर ग्रुप का, है ना, एक आउटलेट है, बहुत फेमस है, काफी फैमिलियर है हम। उसमें केवल होम ग्रोसरी के अलावा क्लोथिंग भी मिलती है, बहुत सारे आइटम, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वो कैरी करते हैं। अच्छा, वो स्पेस ओरिएंटेड भी है ना, जहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम के साथ कंज्यूमर अपने बाइंग को एंजॉय करके सामान खरीदते हैं। स्टिल वो रिलायंस ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये जो एक बड़ा डिसीजन हुआ, कुछ एक MOU साइन हुआ होगा ना फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में, तो ये एक बड़ा असर जो कि इनके एम्प्लॉय के ऊपर भी असर डालेगा कि अब तक वो जो फ्यूचर ग्रुप के एम्प्लॉय थे वो रिलायंस के एम्प्लॉय कहलाएंगे।
तो ये इतना बड़ा जो एक्शन लिया गया, वो क्यों लिया गया? डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम फेसेस की होंगी, फील की गई होंगी, देन फिर रिसर्च हुआ होगा, देन फिर ये एक बड़ा एक्शन लिया। तो ये सारे रिसर्च कहलाते हैं एक्शन रिसर्च, और इसको इस प्रकार के एग्जाम्पल्स जो दिए वो एक्शन रिसर्च की कैटेगरी में आते हैं। अब है नेक्स्ट इवैल्यूएशन रिसर्च। इवैल्यूएशन, सरकार बहुत सारी योजनाएं टाइम टाइम पे निकालती है ना। जैसे ग्राम सड़क योजना थी, या मनरेगा बोले, जिसमें जो वेज रेट थे वो फिक्स कर दिया गया है ना, कि सभी को पर डे फिक्स वेज रेट मिलेगा, दैनिक भत्ता फिक्स रहेगा, काम मिलेगा। या फिर जो हमारे मिड डे मील है गवर्नमेंट की, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील दिया जाता है, जब ऐसी योजनाओं, ऐसे प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन किया जाता है कि प्रोग्राम कितने सक्सेसफुल है ना। जैसे पहले हम प्रौढ़ शिक्षा सुनते थे कि जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पढ़ाया जाता था उन एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये प्रौढ़ शिक्षा जो एक कॉन्सेप्ट चला, एक प्रोग्राम चला, वो हुआ। या सड़क निर्माण योजना है ये, या किसी भी प्रकार की योजना है, चाहे वो सरकार के द्वारा हो, चाहे किसी कंपनी में हो, किसी भी प्रोग्राम को जब लॉन्च किया जाता है और ये एक टाइम के बाद ये चेक किया जाता है कि ये कितना सक्सेसफुल है या नहीं चला, तो ये असफल क्यों रहा। तो जो इवैल्यूएशन की जाती है ना, ये एक इवैल्यूएशन ही कहलाया है कि जो हमने प्रोग्राम अनाउंस किया था, सक्सेसफुल है तो कितना सक्सेसफुल है, और सक्सेसफुल नहीं है तो क्या रीजन है कि ये सक्सेस नहीं हुआ। इस प्रकार का जो विश्लेषण है वो इवैल्यूएशन रिसर्च की कैटेगरी में आता है। लास्ट है लाइब्रेरी रिसर्च। लाइब्रेरी रिसर्च कुछ नया रिसर्च नहीं है, या लाइब्रेरी में हम किसी प्रकार का रिसर्च नहीं कर रहे हैं। जब हम सेकेंडरी डेटा ओरिएंटेड रिसर्च करते हैं और लाइब्रेरी पर ही बेस्ड रहते हैं, है ना, संग्रहालय पर ही बेस्ड है कि जितनी इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से ही मिलेगी, या विभिन्न प्रकार की लाइब्रेरी से ही हमको सेकेंडरी डेटा मिलेगा, तो ऐसे रिसर्च को लाइब्रेरी रिसर्च कहा जाता है। ऑलरेडी ये सारे रिसर्च में इंक्लूड रहता है। कोई भी रिसर्च आपका प्योरली प्राइमरी डेटा पे ही हो ये जरूरी नहीं है। कुछ 90% प्राइमरी डेटा होता है, 10% सेकेंडरी डेटा होता है। तो ये कोई रिसर्च का प्रकार नहीं है। लेकिन जहाँ बुक में मैंने देखा तो ऐसे कुछ रिसर्च के प्रकार मुझे दिखे जो आप अलग अलग बुक में देखते हैं तो शायद डाउट क्रिएट होता है कि ये प्रकार तो हमने नहीं सुना था, लेकिन ये एक नया नाम इसमें दिया गया है, इसलिए सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च को कवर किया कि आप अब जहां भी किसी भी प्रकार के रिसर्च को पढ़ेंगे तो वो मेन जो दो प्रकार के हमारे रिसर्च है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, उन्हीं से कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ रहेगा। यदि मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करूं, क्वालिटी क्वालिटी को हम यदि नंबर्स में कन्वर्ट करें, क्वालिटी चेक करें, तो डेफिनेट कितना क्वालिटी है वो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बना हुआ है। उस रेशियो में यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली नंबर्स में हमारे पास रिजल्ट आएगा। लेकिन क्वालिटी को क्या हम देख सकते हैं? हम उसको फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस्ड कर सकते हैं, राइट। अब जैसे आप बोले कि नहीं, कपड़े को तो हम देख के उसकी क्वालिटी बता सकते हैं, तो आपने देख के बस नहीं पता लगाया, उसको टच किया, टच करके फील किया, देन यू एक्सपीरियंस्ड इट कि इसकी क्वालिटी क्या है। तो ऐसे प्रकार के रिसर्च जिसमें किसी भी बिहेवियर या हमारी जो सिक्स सेंस है, जो सेंसेस हैं, उनसे रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है अपने आंसर्स को फाइंड आउट करने में, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च कहलाती है। बिहेवियर हो गया, इमोशंस हो गए, एंगर हो गया, गुस्सा हो गया, है ना, या बहुत मूड स्विंग्स हो गए, इस प्रकार की चीजें यदि हमारे रिसर्च में है तो उसको क्वालिटेटिव रिसर्च बोलते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसमें पर्टिकुलर नंबर पे हम बात करते हैं,
कि परसेंट आए हैं 90%। 90 मतलब 90 से कम नहीं, 90 से ज्यादा नहीं। यदि हम कहीं जा रहे हैं 10 किलोमीटर, दैट मीन्स 10 किलोमीटर। टाइम की बात कर रहे हैं कि एग्जाम टाइम कितना है, 3 घंटे, तो दैट इज 3 आवर्स ओनली। 1 मिनट कम नहीं, 1 मिनट ज्यादा नहीं। तो जहाँ पे नंबर्स, क्वांटिटी, एक्सेप्ट फिगर, इस प्रकार के वैल्यूज रिसर्च में आते हैं, तो उसको क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। तो आप इन रिसर्च को यदि डिवाइड करें तो ये लास्टली उन्हीं दो में जाके किसी एक कैटेगरी में आएंगे। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च। इसमें कोई डाउट है? चलिए, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं रिसर्च को और ज्यादा समझने से पहले कि रिसर्च मेथड्स वर्सेस मैथोडोलॉजी। रिसर्च मेथड क्या है और रिसर्च मैथोडोलॉजी क्या है? मेथड का मतलब है एक प्रकार की विधि, और जब उसी विधि को हम एक प्रक्रिया के रूप में शामिल करते हैं या प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं, तो वो कहलाता है मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथड की बात करें तो रिसर्च मेथड को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप है जो ये बताता है या ये इंक्लूड करता है कलेक्शन ऑफ डेटा से। सिंपल। फर्स्ट ग्रुप ओनली रिलेटेड विद कलेक्शन ऑफ डेटा। इसका मतलब बीइंग अ रिसर्चर हमें ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार का डेटा रिक्वायर्ड है और सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा। प्राइमरी डेटा है तो हम उसको कैसे कलेक्ट करेंगे। प्राइमरी डेटा का ही मतलब है कि रिसर्चर को डेटा कलेक्ट करना है ना, जनरेट करना है। नॉट ओनली कलेक्ट करना है, जनरेट करना है, बनाना है। यदि मान लीजिए अभी यहाँ पे इसमें मुझे 31 रिस्पोंडेंट आप लोग कैंडिडेट दिख रहे हैं और मैं आपकी बिहेवियरल स्टडी करूँ, तो मुझे एक एक से क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो क्या ये सेम क्वेश्चंस या ये सेम टेक्निक कहीं और अवेलेबल होगी? नहीं होगी। होगी तो वो किसी और ग्रुप के लिए होगी। सो डेफिनेटली वो सेम क्वेश्चंस जो आपकी बिहेवियरल स्टडी से रिलेटेड है, मैं अप्लाई करूं तो आप सभी के ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी दूसरे ग्रुप की स्टडी है ना। क्वेश्चंस हो सकता है वो किसी लिमिट तक सेम हो, है ना। दैट मीन्स कि डेटा जनरेट करना है। तो आप लोगों से जो रिस्पॉन्सेज आए उसको मैंने नोट किया, तो वो डेटा मैंने खुद बनाया, रिसर्चर ने खुद बनाया है, वो कहलाएगा। दैट मीन्स डेटा सेल्फ सोर्स्ड होना चाहिए, खुद जनरेट किया जाता है, तो वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। लेकिन ये एक दिन में या थोड़े से टाइम में पॉसिबल नहीं है कि आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं हम कि खुद ही डेटा बना लें। तो वो सीखने के लिए हमें सेकेंडरी इंफॉर्मेशन या पुराने लिटरेचर या रिसर्च पेपर की जरूरत होती है। तो वो रिसर्च पेपर से हमने डेटा कलेक्ट नहीं किया, लर्निंग की, नॉलेज गैदरिंग किया, सीखा हमने, उसके बाद सेल्फ सोर्स किया। दोनों में अंतर है। तो जब हम केवल कलेक्शन ऑफ डेटा की बात करें, है ना, और जो डेटा अवेलेबल है, जैसे अभी मैंने क्वेश्चंस की बात की कि पुराना सेम रिसर्च हुआ होगा जहाँ पे ऑनलाइन कैंडिडेट्स के बिहेवियर की बात हो, तो क्वेश्चंस हो सकता है किसी लिमिट तक सेम हो। तो अब मैं ये चेक करूं कि उतने, मान लीजिए मुझे 10 क्वेश्चंस मिले कहीं से, सो वो 10 क्वेश्चंस सफिशियंट है क्या इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए या इस ऑब्जेक्टिव के फुलफिलमेंट के लिए, तो मैं उस 10 क्वेश्चंस को फॉलो करूंगी, है ना। लेकिन फिर भी जो डेटा है वो जनरेट हो रहा है। क्वेश्चन जरूर मैंने लिए लेकिन डेटा ओरिजिनल आ रहा है, रिस्पॉन्सेस प्योर आ रहे हैं, प्योरली करेक्ट हो रहे हैं, तो ये प्राइमरी डेटा ही कहलाएगा। और यदि वो डेटा, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं है, तो अब बीइंग अ रिसर्चर मैं क्या करूंगी, उसमें और क्वेश्चंस ऐड करूंगी या जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हटा दूंगी। तो ये चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जब हम केवल डेटा से रिलेटेड, कलेक्शन से रिलेटेड बात करते हैं, तो वो रिसर्च मेथड कहलाता है और पहले ग्रुप की श्रेणी में आता है। दूसरा ग्रुप है स्टैटिस्टिकल टेक्निक।
अब स्टैटिस्टिकल टेक्निक का मतलब है किस प्रकार की सांख्यिकीय विधि या स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होगी और क्यों होगी। सपोज मैंने कहा रिग्रेशन मेथड अप्लाई होगा, तो तुरंत ये सवाल मेरे पास इसका जवाब होना चाहिए कि क्यों होगा, है ना। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल के बीच की ऑलरेडी मुझे पता है कि रिलेशनशिप है, अब मुझे ये चेक करना है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है या नहीं, तो रिग्रेशन मेथड लगेगी। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर हम ढूंढते हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो वो सेकेंड ग्रुप में आता है ना। ये देखिए लिखा हुआ है statistical techniques which are used for establishing relationship between, रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, बनाने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती नहीं बनाना है कि एक वेरिएबल के दूसरे बीच हम मान लें कि हाँ रिलेशनशिप है, नहीं। ये स्टैट हमको बताएगा, स्टैटिस्टिक्स बताएगा, कोरिलेशन बताएगा कि रिलेशन है या नहीं है। द डेटा एंड द अननोन्स, मतलब एक वेरिएबल जो हमें पता है और दूसरा उससे हमको फाइंड आउट करना है दूसरा वेरिएबल कितना डिपेंड है या डिपेंड नहीं है। तो इस प्रकार की जब हम चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो रिसर्च मेथड के सेकेंड ग्रुप में आता है। थर्ड ग्रुप है जहां पे इवेल्युएट कौन सी रिसर्च मेथड अप्लाई करनी है, कितनी एक्यूरेसी होगी, है ना, और रिजल्ट क्या आएगा। जब इस प्रकार के डिस्कशन होते हैं तो वो रिसर्च मेथड के थर्ड ग्रुप की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो रिसर्च मेथड वो है जब हम बीइंग अ रिसर्चर हमको पता होता है डेटा कौन सा यूज हो रहा है, कलेक्शन मेथड क्या है, सर्वे है, क्वेश्चनेयर है, इंटरव्यू है, इन्वेस्टिगेशन है, केस स्टडी है। सेकेंड ग्रुप मेथड से हम श्योर होते हैं कि कौन सी मेथड लगनी है, काई स्क्वायर लगनी है ना। यदि कैटेगोरिकल डेटा है तो काई स्क्वायर लगेगा। थर्ड ग्रुप, ठीक है, काई स्क्वायर लगा दिया, क्या आएगा, इसकी एक्यूरेसी कितनी आएगी, है ना, सफिशिएंट डेटा क्या हम कलेक्ट कर पाएंगे, रिजल्ट प्रॉपर आएगा या नहीं जिससे हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई कर पाए। जब इस प्रकार के डिस्कशन, इस प्रकार के आंसर्स रिसर्चर फाइंड आउट करता है तो वो रिसर्च मेथड्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी की। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक सिस्टमैटिक तरीका है। कल ही हमने पढ़ा था रिसर्च क्या है, अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो रिसर्च मेथडोलॉजी एक रास्ता है, एक तरीका है जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताता है ना? अब वो सॉल्यूशंस एक बार में नहीं मिलते, कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो जब उन स्टेप्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाता है और वेरिएबल्स के बीच, फैक्टर्स के बीच लॉजिकल लॉजिकल एनालिसिस की जाती है। यहाँ पे लॉजिकल वर्ड क्यों यूज किया है कि हर एक ह्यूमन की अपनी एक लर्निंग है, अपना एक परसेप्शन है। तो उस परसेप्शन के आधार पर हम चीजें नहीं कर रहे हैं, है ना। एक वेरिएबल्स के बीच लॉजिक देख रहे हैं कि ये समस्या है तो उसका समाधान क्या है, या ये घटना हुई है तो उसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक लगा रहे हैं, लॉजिकल एनालिसिस होता है। और ये ढूंढा जाता है कि कौन सी रिसर्च मेथड सही रहेगी। तो इस पूरी प्रोसेस को रिसर्च मेथडोलॉजी कहते हैं। रिसर्चर केवल टेस्ट, मॉडल या कुछ ऐसे इंडिकेशंस डेवलप नहीं करता है ना, कि अपने मन से कुछ मॉडल्स या टेस्ट सजेस्ट कर दिए। इवन दो एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई वो मॉडल या टेस्ट सजेस्ट कर रहा है तो वो श्योर हो कि जैसे मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, काई स्क्वायर, पर्टिकुलर टेक्निक पता हो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस के लिए पर्टिकुलर हाइपोथेसिस बनी है और ये हाइपोथेसिस इस पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल मेथड से सॉल्व होगी।
मतलब रिसर्चर का स्टेटमेंट ये नहीं होगा, हाँ मीन मीडियन मोड लगा लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन से देख लेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी। नहीं, टू द पॉइंट। मीन मतलब मीन ही लगेगा। ग्रुप एनालिसिस करना है, ग्रुप फाइंड आउट करना है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट देखनी है तो मोड लगेगा, है ना। तो एग्जैक्ट पर्टिकुलर एक रिसर्च टेक्निक या मेथड अप्लाई करनी होती है। तो इसके आधार पर ये जितनी चीजें लिखी गई हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि रिसर्च मेथड जो है रिसर्च मेथडोलॉजी का ही हिस्सा है। और रिसर्च मेथडोलॉजी एक पूरी रिसर्च की प्रक्रिया है जिसमें रिसर्च मेथड्स या टेक्निक्स के आधार पर एक रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। और क्यों किया जाता है कि जो टेक्निक या मेथड्स है वो रिलेवेंट है या नहीं, है ना। और जिस उद्देश्य के लिए हमने रिसर्च किया था वो हमको उसके आंसर्स मिले हैं या नहीं। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, व्हाट, है ना, क्यों हुआ ये, या क्या हो सकता है इन फ्यूचर, या जो रिजल्ट्स है वो ये इंडिकेट करे कि क्यों हुआ ये, जो घटना है वो क्यों हुई, जिसमें हमने कहा ना कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट जो आया उसके पीछे कॉज क्या था, यही था कॉज जो हमने फाइंड आउट किया है, या कोई दूसरा कॉज था। तो जब ऐसे पर्टिकुलर सॉल्यूशंस हमको मिल जाते हैं तो उसको हम इसी उद्देश्य के लिए हम रिसर्च मैथडोलॉजी को अप्लाई करते हैं।